नीचे है, व्हाट्सएप का लिंक नीचे होगा। आप स्टेटस जरूर फॉलो करें, जो भी हम स्टेटस डालते हैं, ठीक है, वहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे होगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जो भी आप यहाँ देख रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, ये बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब में, ठीक है। चलिए पेन पेपर लेके बैठना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो धर्मिता जो होती है आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हम लोग इसका आपको बैकग्राउंड देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम जंप करेंगे, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं एक स्लाइड में कवर कर दूंगा। देखिए, जितने भी तत्व दैट मीन्स एलिमेंट, ठीक है, जितने भी तत्व जिनका एटॉमिक नंबर, और हम कह सकते हैं जिनका जो प्रोटॉन है वो 82 से ज्यादा है, वो कंसीडर होते हैं एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। जिनका प्रोटॉन जो होता है 82 से ज्यादा होता है वो कंसीडर होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सर ऐसा क्या है सर जिनका 82 से ज्यादा होता है उनको रेडियो एक्टिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिनका भी, ठीक है, जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, जिन 82 से ज्यादा है, उस एटम का, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, दैट मीन्स आपका जो केंद्रक होता है वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यूरेनियम। यूरेनियम आपको पता है 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो जो यूरेनियम जो है, ठीक है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है वो 82 से ज्यादा है। कुछ एक्सेप्शन भी है जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से भी कम है, ठीक है, और वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि आपको पता है जो हाइड्रोजन का, ठीक है, समस्थानिक होते हैं जिसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो तीसरा आइसोटोप जो होता है उसका ट्राइटियम, ठीक है, वो क्या है? एक आइसोटोप है। तो कुछ एक्सेप्शन है, बट जनरली एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा एलिमेंट, ठीक है, या कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव होंगे जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से ज्यादा होगा। अब जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व जिनका रेडियो एक्टिव वो होंगे जो आपका प्रोटॉन 82 से ज्यादा होगा, और उनका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है। तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो क्या होता है? न्यूक्लियस आपका क्या होता है? ब्रेक अगर हो गया, ठीक है, और वो क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। दैट मीन्स एक हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, एक हैवी न्यूक्लियस जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएंगे तब वो होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसको आप लोग बोलते हैं आपका परमाणु विखंडन। और जब आपका दो स्मॉल न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। मेनली जो हमारा फोकस अभी है वो है आपका न्यूक्लियर फिजन पे। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया जो आपका न्यूक्लियर फिजन होता है, जो विखंडन होता है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए ताकि आपका लाइफ टाइम याद रहे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं तो ये है आपका यूरेनियम 235 मैंने लिया है, ठीक है, दैट मीन्स इसका जो मास नंबर है, ठीक है, और ये आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 अगर मैं लिखूं जल्दी से, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट थोड़ा मुझे समझाना है। आप देखो चाहे ना देखो, मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, ठीक है। रेगुलरिटी क्वेश्चंस वाला नहीं, मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो सॉलिड वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। चलिए, तो अगर यूरेनियम का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 92, मतलब द्रव्य आपका परमाणु संख्या, और 235 हो गया उसका मास नंबर, दैट मींस आपका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये मास नंबर है, ये क्या हो गया आपका यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ अब ये कैसे दो न्यूक्लियस में टूटता है? तो याद रखिएगा, जब इस पे हम लोग न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग करेंगे, और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो अगर यूरेनियम में या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब आप न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करोगे या मिलाओगे तो वो क्या होता है? आपका दो भागों में टूट जाता है, मतलब दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। जैसे कि आप देखो, यहाँ यूरेनियम है, हमने यहाँ न्यूट्रॉन मिलाया, ठीक है। न्यूट्रॉन मिलने के बाद क्या होता है? इसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ यूरेनियम 92 प्लस 235 के जगह 236 हो गया, ठीक है। और ये जो टूट के दो बनाता है, एक बनाता है आपका क्रिप्टन और एक बनाता है आपका बेरियम। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ ये चीज याद रखना है कि जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होंगे,
ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होंगे तो आपका एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन बनता है, और यही फिर 3 न्यूट्रॉन, मान लीजिए ये एक न्यूट्रॉन है, तो फिर से ये क्या होगा, फिर से ये आपका जो एटम है, किसका एटम, आपका जो यूरेनियम का एटम है, फिर से दूसरे एटम से जाके वो टकराएगा और फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है, फिर ये 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, फिर से ये भी 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, और ये जो चेन है ये चेन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। इसका जो यूज है दो तरीके से किया जा सकता है, एक हम लोग किसी को बर्बाद करने में यूज कर सकते हैं, और एक इसको हम लोग अपने आप को आबाद करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बर्बाद करना हुआ तो आपको पता है कि जो परमाणु आपका विखंडन होता है इस पे ही बेस्ड होता है आपका एटम बम, और एटम बम का डिस्कवर किसने किया था, तो ओपेनहेयर ने किया था। तो एटम बम जो है, याद रखिएगा, एटम बम जो है ये क्या है, आपका अनकंट्रोल्ड, ठीक है, आपका न्यूक्लियर फिजन है। मतलब ये जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ बन रहे हैं, ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन फिर दूसरे एटम से जाके टकराएगा, दूसरे परमाणु से जाके टकराएगा, ठीक है, और फिर से वहां 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, और ये जो चेन जो है कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, समझ में आया। दूसरा, इसको हम लोग अपना आबाद होने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, तो इसका हम लोग, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका अनकंट्रोल के जगह हम लोग कंट्रोल्ड चेन होता है। कंट्रोल चेंज मतलब, तो याद रखिएगा, जो कंट्रोल, यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकला है, पर जो आपका कंट्रोल्ड होगा, मतलब कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा, ये पूरा जो रिएक्शन आप देख रहे हो, जब ये कंट्रोल करके किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करने के लिए जाएगा, तो वहां सिर्फ 1 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। बट जब ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, तब इसमें 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही जो कंसेप्ट है आपको याद रखना है, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग लेते हैं, उस पर हम लोग न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करते हैं। बॉम्बार्डिंग मतलब सिंपली ऐड कर दिया 1 न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है, ये जो एक पूरा का पूरा है ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है, और जब ये टूटता है, याद रखिएगा, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कितना, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और साथ में क्या करता है, ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन, जिसमें कि 1 न्यूट्रॉन ये है, फिर से ये क्या करेगा, 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसी तरीके से ये चेन रिएक्शन चलते रहता है। अगर ये अनकंट्रोल है तो हमेशा 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, बट अगर ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है तो 1 ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के बाद, ठीक है। और इसका एग्जांपल है अनकंट्रोल्ड का, आपको पता है, वो है आपका एटम बम, और यही एटम बम है जो आपका 6 अगस्त या 9 अगस्त के दिन आपका अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, आपको पता होगा, ठीक है। जो भी चीज मैं बोलता हूं प्लीज ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब इसका देखिए, जैसे कि ये हो गया, अब जो इसका जो एनर्जी निकलता है, देखिए, अगर ये यूरेनियम 235 मैंने लिया है, यहाँ 1 न्यूट्रॉन लिया है, तो ये इस तरीके से बन जाता है, ये टूट के आपका बेरियम और यूरेनियम बनता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और एनर्जी देखिए कितना निकलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है, ऊर्जा के यूनिट होता है जिसको बोलते हैं, तो इतना एनर्जी निकलता है। तो ये रिएक्शन भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जो बीपीएससी में कभी कभी वो ट्विस्ट कर देते हैं, तो आपको जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ नोट करते हुए चलना है। अब हम लोग आते हैं बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है, आप ध्यान से समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, पहला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हेनरी बैकरल, किसने किया था, हेनरी बैकरल, और इसी के लिए इनको, ठीक है, नोबेल अवार्ड भी मिला था मैडम क्यूरी के साथ और पेरी क्यूरी के साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, हेनरी बैकरल के द्वारा। डेट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1896। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है 1896 डेट, हम आगे भी बताएंगे। तो हेनरी बैकरल 1896, और इसी के लिए इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो धर्मिता के लिए इनको क्या मिला था, आपका नोबेल अवार्ड भी मिला था, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब आपका रेडियो एक्टिविटी का पूरा रिएक्शन हो गया, आपको पता है रेडियो एक्टिविटी, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी रेडियो एक्टिविटी होगा, जो भी रिएक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, जो भी मैंने आपको रिएक्शन बताया, तो इसके साथ 3 कण भी निकलते हैं, वो है आपका अल्फा, बीटा और गामा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपका रेडियो एक्टिविटी
ठीक है, मतलब रेडियोधर्मिता होगा, जो ये प्रोसेस पूरा होगा तो जो आपका न्यूक्लियस टूटने के बाद, केंद्रक टूटने के बाद उसमें ये भी निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा भी निकलेगा। और याद रखिएगा जो ये गामा है लास्ट में निकलता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम इस पे बात करें, हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जो लास्ट प्रोडक्ट, जो लास्ट आपका आफ्टर पूरा रेडियो एक्टिविटी जब समाप्त हो जाएगा, पूरा उसका एनर्जी यूज, मतलब आपका रिएक्शन जो एंड हो जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट जो लास्ट में बचता है, ठीक है, वो क्या बचेगा, आपका बचेगा सीसा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड प्रोडक्ट जो होगा, लास्ट वाला जो चीज बचेगा किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन के बाद, वो क्या होता है, आपका सीसा, दैट मीन्स लीड। ठीक है, उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है ये क्या से मेजर किया जाता है, तो जीएम काउंटर से। ठीक है, किससे, गिगलर मुल्लर काउंटर, या सिंपल याद रखोगे जीएम काउंटर या गिगल मुल्लर काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसमें तीन चीज निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। अब ये तीनों क्या है, तो ये क्या है, आपके रेज है, जिसको आप किरण बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो ये रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवर किया था ये तो हेनरी बैकरल ने किया था, बट आपको बोले कि अल्फा बीटा और गामा का जो डिस्कवर था, ये जो रेज है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी रेज है, इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका जो ये है, ये आपको याद रखना है, रदरफोर्ड ने किया था। और आपको पता होना चाहिए, जो पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के पिता किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड। ठीक है, आज हम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताएंगे, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड याद। अब यहां आता है तीन चीज, एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा और तीसरा है आपका गामा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हम गामा पे करते हैं कि गामा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला अगर आपको पूछे, ऑप्शन में दिया रहेगा कि सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर, पेंट्रेटिंग पावर मतलब होता है कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका गामा का। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी किसका ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है पेंट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा रेस। उसके बाद सबसे हाईएस्ट, ठीक है, एनर्जी जो किसका होता है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी का अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका गामा का। ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो आपको याद रखना है गामा का। दैट मींस अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो याद रखिएगा इसका। तो वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। मैंने आपको पूरा पट्टी भी इसका दिखाया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चंबकीय, अब ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा, इसमें जो ये अल्फा बीटा है याद रखिएगा ये कण है, क्या है, आपके कण है, दैट मींस पार्टिकल है। बट आपका जो गामा है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब ये क्या करेगा, मतलब इसके दो प्रॉपर्टी होंगे, पहला तो ये कण होगा प्लस ये आपका तरंग भी होगा, दैट मींस वेव भी होगा, याद रखिएगा। तो जब भी ऑप्शन में आएगा अल्फा बीटा गामा, तो ऑप्शन में हो, आप ऑप्शन डिस्कस नहीं करना है, बस इतना याद रखना, अल्फा बीटा गामा में, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, एक तरंग भी है, विद्युत चंबकीय तरंग है, वो कौन है, आपका गामा है। तो ये कण भी है, ठीक है, और आपका तरंग भी है, बट ये दोनों जो है सिर्फ कण है, दैट मींस ये सिर्फ पार्टिकल्स है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद तो ये हमने गामा का बात कर लिया। अब अगर हम लोग अल्फा का बात करें, ठीक है, अल्फा का बात करें, तो अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर मतलब होता है आपका आयोनीकरण। ठीक है, आयोनीकरण किसका सबसे ज्यादा है, डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी आयोनाइजेशन आएगा तो उसका मैं फंडा भी समझा दूंगा कि आयोनाइजेशन मतलब, आयोनीकरण मतलब क्या होता है। तो सबसे ज्यादा तो आयोनाइजेशन और आयोनीकरण जो जिसके पास पावर होता है, ठीक है, वो है आपका कौन, तो वो है आपका अल्फा। क्या है, अल्फा। और सबसे कम भेदन क्षमता किसका होगा, तो ये होगा आपका अल्फा का। तो प्लीज फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैक्सिमम भेदन क्षमता आपका गामा, मैक्सिमम आयोनीकरण अल्फा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके चार्ज पे। याद रखना इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होता है किस पे, अल्फा पे। दूसरा जो आपका बीटा है, बीटा में क्या होता है आपका 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और आपका पता है जो आपका गामा होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका जो मास भी होता है आपका नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इतना चीज याद रखोगे। अब याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है, मतलब रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसको जीवाश्म का जो कितना
लाइफ है, लाइफ बोल रहा हूँ, ठीक है, कितना एज हुआ है वो जांचने में यूज करते हैं। तो याद रखना C14 कार्बन 14 समस्थानिक है, एक ऐसा आइसोटॉप है जो फोजल फ्यूल या जीवाश्म का एज निकालने के लिए यूज करते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि अर्थ का एज निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा अर्थ का एज निकालने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग करते हैं, ना कि कार्बन डेटिंग, प्लीज याद रखिएगा। और ये चीज मैंने बता दिया कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व कब वो रेडियो एक्टिव होगा, जब उसका जो प्रोटॉन नंबर होगा वो 82 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज और करवा देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। देखिए ये कुछ क्या है कि जो आप पढ़ते होगे आप लोग, ठीक है, जो इंग्लिश जो है आपका लूसेंट, उसमें कुछ ज्यादा कभी दिया होता है, तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लेके हम दोनों ही पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ भी चीज छूटे ना आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका अल्फा, ठीक है, ताकि आपको फिर क्वेश्चंस करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। देखिए सबको पता है कि ये क्या है, तीनों जो है, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, ये तीनों कहां से निकलते हैं, तो केंद्रक से निकलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, याद रखिएगा। दूसरा नेचर, ठीक है, आपको पता है मैंने अल्फा क्या बोला, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, ठीक है, कितना पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव चार्ज। बीटा में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपका जो आपका गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा में क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रखना, जो आपका अल्फा किरण है, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किसका जैसा होता है, तो याद रखना हेलियम का जैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जैसे कि क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चंबकीय तरंग है, तो इसमें क्या होगा आपका फोटोन होगा, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। बाकी आपको पता है मास द्रव्यमान का बात करें तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो है आपका किसका, आपका अल्फा का। तो इससे आपका क्या आउटपुट निकलता है, इससे आउटपुट ये निकलता है कि अगर आपको ओवरऑल एनर्जी अगर बोले किसका ज्यादा है, तो वो गामा का ज्यादा है। बट अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बोले, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होता है, तो ये आपको याद रखना है अल्फा का ज्यादा होता है। इसका वेट आपको इतना है, ठीक है, और इसका जो नेग्लिजिबल मतलब 0 मान के चलते हैं, ठीक है। ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इससे फिर आपने क्या समझा, इससे आपने ये समझा, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है, आपको पहले समझना होगा कोई चीज, उसके बाद जितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपको करना है, ठीक है। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए तो फिर से क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिव, कुछ लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वैसे हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आपसे एग्जाम निकलवाना है। अगर मैं बोलूं कि लाखों लोगों को आपको पीछे छोड़ना है, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने चीजें बताई है अभी, और हम आगे बताने वाला, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये हो गया 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज।